24 घंटे में दूसरी बार पटरी से उतरी मुंबई लोकल। बढ़ते रेल हादसों से नाराज रेल मंत्री जोनल अधिकारियों की आपात बैठक में कहा, बहुत हुई लापरवाही, अब तय होगी जिम्मेदारी। सरकार ने ऊंचे हवाई किराए पर एयरलाइंस को दी चेतावनी, कंपनियों को जिम्मेदार बनने के लिए कहा, लेकिन कंपनियों की दलील सस्ते एटीएफ का ग्राहकों को दिया फायदा। अगस्त में लगातार 9वें महीने एक्सपोर्ट में गिरावट, करीब 21% गिरा एक्सपोर्ट, लेकिन सस्ते क्रूड से व्यापार घाटा हुआ कम। दिस इज बिकमिंग एन ईगो प्रॉब्लम कि हम आपको नहीं करने देंगे। जो आपकी गवर्नमेंट है, पहली गवर्नमेंट कह रही है कांग्रेस कि हम आपको नहीं करने देंगे। दिस इज बैड, ये तो ईगो प्रॉब्लम है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य अरुण मायरा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में कहा, जीएसटी को लेकर कांग्रेस का अड़ियल रवैया देश हित में नहीं। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजार टूटे, सेंसेक्स 150 पॉइंट टूटा, बैंक निफ्टी ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। सरकार की गांव का चेहरा बदलने की तैयारी, गांव में शहरी सुविधाओं के लिए नई योजना को कल कैबिनेट में मंजूरी संभव। एसएफआईओ ने शुरू की किंगफिशर एयरलाइंस की गड़बड़ी की जांच, 8,000 करोड़ के हेर-फेर के आरोप, नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने ओएनजीसी को दिया तगड़ा झटका, पन्ना मुक्ता ताप्ती गैस फील्ड मामले में पार्टी बनने की अर्जी की खारिज, कहा आर्बिट्रेशन रिलायंस सरकार और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच का मामला। सीट बंटवारे पर ठंडी पड़ी पासवान की नाराजगी, बेटे चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वादा कुछ और था लेकिन अमित शाह की हर बात का सम्मान। With the launch of this wallet, we are very, very clear. The way we build the number one marketplace in India, now we're going to build the number one digital payments business in India. पेटीएम जैसे मोबाइल वॉलेट्स को चुनौती देने के लिए स्नैपडील ने कसी कमर, लॉन्च किया खुद का मोबाइल वॉलेट, डिजिटल पेमेंट बिजनेस में नंबर 1 बनने का प्लान। महाराष्ट्र सरकार का एक और अजीबोगरीब फरमान, सिर्फ मराठी बोलने वालों को मिलेगा ऑटो रिक्शा का लाइसेंस, परिवहन मंत्री दिवाकर राउते का बयान। सबसे पहले बात करते हैं आज मुंबई करों पर आई मुसीबत की। 24 घंटे के भीतर आज मुंबई में एक और रेल हादसा हुआ। मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के पहिए उस वक्त थम गए जब विले पार्ले और अंधेरी स्टेशन के बीच एक लोकल ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा सुबह 11 बजे हुआ। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वेस्टर्न लाइन के यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। चर्च गेट से लेकर विरार के बीच यातायात प्रभावित हुआ। यात्री जहां तहां घंटों फंसे रहे। रेलवे स्टेशंस पर अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि शाम तक हालात सामान्य होते नजर आए। रेलवे में हुए हादसे का असर मुंबई ट्रैफिक पर भी हुआ। कल भी मुंबई में हार्बर लाइन पर हादसा हुआ था। सोमवार रात सीएसटी के पास लोकल पटरी से उतर गई थी और जिस वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इधर बढ़ते रेल हादसों से रेल मंत्री काफी नाराज हैं। मुंबई में हुए इस हादसे के बीच रेल मंत्री ने सेफ्टी को लेकर रेलवे के आला अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एके मित्तल ने बताया कि बैठक में सुरक्षा पर ही फोकस रहा। अलर्ट रहकर ज्यादा से ज्यादा दुर्घटनाओं को रोकने पर चर्चा हुई। जो एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों की किसी कमी की वजह से हुए हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोगों को मेजर्स लेने हैं और उन मेजर्स पर बेसिकली चर्चा हुई है। चर्चा में ये भी मुद्दा आया है कि हम अपने सेफ्टी ऑडिट को और स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। रेल मंत्री और जोनल अधिकारियों के साथ बैठक पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। दीपाली, ये समझाएं कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जोनल अधिकारियों के साथ क्या बैठक में बात की और क्या चेतावनी दी गई उन्हें?
जी, आज की बैठक में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सभी जनरल मैनेजर्स को साफ शब्दों में ये कहा कि लापरवाही की किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं है। खासतौर पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का जब मामला सामने आता है तो अब आगे से किसी भी तरह की मानवीय भूल या मानवीय भूल चूक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में 4 रेल दुर्घटनाएं हुई और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन A.K. मित्तल ने खुद कहा कि पिछले दिनों जो रेल हादसे हुए हैं उसमें से 40% हादसों को टाला जा सकता था, क्योंकि 40% हादसे जो हुए हैं वो रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ही हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज काफी नाराजगी जताते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सभी जनरल मैनेजर्स को कहा कि वो जीरो एक्सीडेंट मिशन को रेलवे में जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं। इसलिए एक जो साफ दिशा निर्देश है वो भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर ये है कि जितने भी जनरल मैनेजर्स हैं 17 जोन्स के, वो हर हफ्ते सेफ्टी पर रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेंगे। किस तरह का अगले महीने का उनका एक्शन प्लान रहने वाला है, किस तरह के सुधार वो सेफ्टी के तौर पर लेकर आएंगे, उस सबकी जानकारी अब उनको हर हफ्ते रेल मंत्रालय में जमा करवानी होगी। साथ ही साथ जहां तक जीरो एक्सीडेंट मिशन की बात करें, इस पर विस्तार से चर्चा की गई और बताया गया है कि इस मिशन को रेल मंत्री जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अड़चन है वो है फंडिंग की। करीब 1 लाख करोड़ रुपया इस मिशन को पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए होगा और इसके लिए अब रेल मंत्रालय तैयारी कर रहा है कि वित्त मंत्रालय को स्पेशल सेफ्टी फंड के जरिए इस रकम की मांग करे। जल्द ही रेल मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी जाएगी जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की मांग की जाएगी, जिसका इस्तेमाल रेलवे में सेफ्टी और सुरक्षा को पुख्ता करने पर किया जाएगा। शुक्रिया दीपाली। इधर हवाई किराए को कम करने के मुद्दे पर सरकार और एयरलाइंस के बीच सहमति नहीं बन पाई है। विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज इस मुद्दे पर देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। विमानन राज्य मंत्री महेश शर्मा के मुताबिक सरकार ने एयरलाइंस को प्राइसिंग के मामले में जिम्मेदार बनने की बात कही है। अंतिम क्षणों में जो एयरलाइंस किराए बढ़ा दी जाती है वह उचित नहीं है और सभी लोगों की सार्थक सुझाव आए और मैं समझता हूं 1 सप्ताह बाद ये तय हुआ कि 1 सप्ताह बाद हम सभी लोग इस पर दोबारा मिलेंगे और इस जो प्राइस बैंड है इसको कम करेंगे। अंतिम क्षणों में जो कभी 800 से लेकर 28,000 रुपए तक की टिकट पहुंच जाती थी, इस व्यवस्था को सुधार लाया जाएगा। मुझे उम्मीद है इसके प्रयास होंगे, इसके सार्थक परिणाम होंगे। वहीं एयरलाइंस ने अपनी सफाई में कहा है कि किरायों को लेकर गलत धारणा बन गई है। हालांकि कंपनियां सरकार के साथ मिलकर इसे दूर करना चाहती हैं। I don't think anybody says that fares are on an average much higher. Okay, that's not the case. The DGCA study shows clearly, and as airlines, we know that the fares are significantly lower than they were last year. Okay. So it's more of a perception issue. What happens is that in certain seasons, fares become some very limited number of fares become high, and so there is a perception that that needs to be combated. The Prime Minister has taken note the voices that have been raised about maybe pricing being really high, and the Minister is acting on it. So they've asked and given suggestions to airlines to implement processes of self-regulating ourselves, or potentially looking at policies which will be brought in to regulate the pricing, both on the ceiling as well as on the floor. So that was primarily the crux of the meeting. But beyond that, we discussed bilaterals, both assigned bilaterals which have not been utilized, as well as unassigned bilaterals which have not been taken up by the Indian carriers. और किंगफिशर के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नेटवर्क 18 को मिली जानकारी के मुताबिक एसएफआईओ किंगफिशर में 8,000 करोड़ के लेन देन की जांच करेगा। एसएफआईओ ने किंगफिशर को नोटिस भी थमा दिया है। साथ ही एसएफआईओ इस मामले में विजय माल्या और यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज के अधिकारियों को समन भी भेज सकता है। और यूबी ने अपने रिस्पॉन्स में भी साफ किया है कि वो अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मोर्चे पर क्या है हाल, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही शेयर बाजार में आज क्या रहा एक्शन, इसकी भी पूरी डिटेल देंगे ब्रेक के बाद।
अगस्त में व्यापार घाटे की खाई पहले से थोड़ी भर गई है क्योंकि क्रूड के दाम काफी कम हो गए हैं। अगस्त में व्यापार घाटा 1250 करोड़ डॉलर रहा, लेकिन अभी भी एक्सपोर्ट के मोर्चे पर राहत नहीं मिली है क्योंकि अगस्त में एक्सपोर्ट 20.5% घट गया है। यह लगातार 9वां महीना है जब एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। जाहिर तौर पर यह इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि इससे कमजोर ग्लोबल डिमांड का साफ संकेत मिल रहा है। वहीं अगस्त में इंपोर्ट में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। क्रूड सस्ता होने से ऑयल इंपोर्ट जरूर लगभग आधा हो गया है, लेकिन फेस्टिव सीजन नजदीक आने से सोने का इंपोर्ट बढ़ रहा है। अगस्त में सोने का इंपोर्ट 140% बढ़ गया है। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां खराब ग्लोबल संकेतों के चलते आज घरेलू बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी 7,850 के नीचे बंद हुआ तो वहीं सेंसेक्स भी 150 पॉइंट टूट गया। बैंक निफ्टी ने बाजार में सबसे ज्यादा दबाव बनाया, वहीं मिड कैप बैंकों की भी जमकर पिटाई हुई है। मेटल, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एफएमसीजी और एविएशन शेयरों में तेजी देखने को मिली है। दरअसल फेड की बैठक से पहले बाजार में घबराहट का माहौल है और ग्लोबल बाजार के साथ साथ अब भारतीय बाजार की नजर फेड की बैठक पर टिकी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये ही है कि बाजार की सुथल पुथल में आखिर मौके कहां हैं। आइए सुनते हैं दिग्गज कहां निवेश की सलाह दे रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की वापस ग्रोथ अच्छी नजर आई, तो अर्बन कंजम्पशन की स्टोरीज जो भी हैं, चाहे वो मारुति कार से लेके क्या नाम है, कहीं कहीं टू व्हीलर्स की भी आप देख सकते हैं, और डिश टीवी, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं अर्बन कंजम्पशन के। बेसिकली वो जरूर डेफिनेटली वो स्टोरीज हमें पहले आएगी। एक वो सेक्टर है। दूसरा, रुपी जैसे जैसे डिप्रिशिएट होता जा रहा है तो क्या नाम है, एक्सपोर्ट स्टोरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, फार्मा और आईटी। फार्मा स्टोरी आजकल की नहीं, ये 8-10 साल आपको अच्छे रिटर्न देके जाएगी, तो इसको तो आप खरीद के डाल दीजिए। अब बची बाकी बात। बाकी बात के अंदर में आप एक चीज रख लीजिए कि जिस कंपनी में हाई लेवरेज है, लोन्स ज्यादा हैं, वहां पे तकलीफ आने वाली है और आ रही है और आती रहेगी, उनसे आप दूर रखिए। तीसरी बात है कि अगर पेरेंटेज एमएनसी की है, उस कंपनी में निवेश को आप मेंटेन कर सकते हैं। चौथा एलिमेंट यह है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज इसमें कंपटीशन बड़ा कम होता है। जैसे आप लिकर कंपनी ले लीजिए जहां पे नए लाइसेंस नहीं मिल सकते आपको। दुनिया भर के बाजार की नजर कल से शुरू होने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर है, जहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है। अगर अमेरिका में दरें बढ़ती हैं तो भारत पर इसका क्या असर होगा, इस पर दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़े हैं। वरुण, क्या है रिपोर्ट की हाइलाइट्स? देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का कहना है कि अगर सितंबर में फेड रेट हाइक करता है तो कम से कम 25 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक फेड लेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये जरूर है कि एक नीजक रिएक्शन आपको बाजारों में देखने मिलेगा और इमर्जिंग मार्केट से आपको काफी एफआईआई के जो पैसे है उसका आउटफ्लो होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन क्योंकि जो अनसर्टेनिटी होगी वो खत्म हो जाएगी, तो आगे जाके जो एफआईआई का पैसा है वो फिर से बाजारों में लौट सकता है और एक बार फिर से इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईआई का जो इनफ्लो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन इस समय पे जो भारत है वो काफी स्वीट स्पॉट में है। इनका कहना है कि एफआईआई का अगर पैसा लौटता है तो चाइना और ब्राजील जैसे जो इमर्जिंग मार्केट्स है उनको छोड़कर दरअसल भारत में काफी हद तक जो एफआईआई का पैसा है वो काफी पैमाने पे आ सकता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में काफी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है और काफी जो फंडामेंटल्स है वो भारत के काफी बेहतर है। तो ये एक भारत के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा अगर एफआईआई रेट बढ़ाता है तो कमोडिटी की जो कीमतें हैं उसमें अच्छी खासी गिरावट हो सकती है और ये भारत जैसी इकोनॉमीज के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। वही आरबीआई का जो रेट कट का डिसीजन है वो भी काफी हद तक एफआईआई के रेट बढ़ाने के डिसीजन के ऊपर निर्भर होगा। इनका कहना है कि अगर फेड रेट हाइक करता है तो आरबीआई भी सितंबर की पॉलिसी में करीब 25 बेसिस पॉइंट तक रेट कट ले सकता है। इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि अगर यूएस रेट हाइक करता है तो ये कहीं ना कहीं साफ संकेत देता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, अच्छी खासी ग्रोथ है, और यूएस की इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आना भारत जैसी इकोनॉमीज के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि भारत का काफी हद तक जो एक्सपोर्ट की निर्भरता है वो यूएस की इकोनॉमी पे। तो ये कुछ काफी फायदे हैं जो भारत को हो सकता है अगर फेड रेट हाइक करे तो। लेकिन अगर फेड रेट हाइक नहीं करता है तो जो अनसर्टेनिटी है वो आगे भी बनी रहेगी और आगे जो एफआईआई के फ्लोज है वो कुछ हद तक भारत में थम सकते हैं, क्योंकि आगे एफआईआई केवल फेड के डिसीजन नहीं बल्कि जो अर्निंग सीजन है और साथ साथ बिहार के इलेक्शन है उसको देख के भी आगे इन्फ्लोज पे कॉल लेंगे। तो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का ये साफ कहना है कि अगर फेड रेट हाइक करता है
तो ये भारतीय बाजार के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन घरेलू बाजार के दिग्गज इस पूरे डिसीजन के लेके क्या कहते हैं, उनका भी यही मानना है कि फेड रेट हाइक करता है तो ये काफी पॉजिटिव होगा। आइए उनको भी एक बार सुन लेते हैं। हमारा ये मानना है, मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि दिसंबर में होगा, लेकिन जरूर से होगा। अगर आप सितंबर में कर देते तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए अच्छा होता, बिकॉज यहाँ पे जो आरबीआई का पोजीशन है उनके लिए ये फेड का रेट हाइक पीछे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया को एक्चुअली रेट काटने हैं। अगर फेड बढ़ा भी दे रेट्स, या मेरी बात सुनिए, सपोज दे इवन रेज द रेट्स 10 basis points, 25 basis points, they can raise the rates out there. But they will definitely telegraph, जो बोलते हैं उसके साथ, कि भाई ये एक और बढ़ा दिया, आप नहीं बढ़ाने वाले हैं बहुत दिन के लिए। So at 25 basis points, it doesn't change the apple cart so much. हम तो इनफैक्ट ये चाहते हैं कि 16-17 सितंबर को अगर फेड आके रेट हाइक कर दे एक बार बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, तो आई थिंक दिस ये जो पूरा प्री ऑक्यूपेशन है, खत्म हो जाएगी, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, एंड देन यू विल हैव अ क्लियरर रोड फॉर मिस्टर रघुराम राजन ऑल्सो टू बिगिन हिज एक्टिविटी ऑफ कटिंग रेट्स। फेड की रेट हाइक भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि अमेरिकन इकोनॉमी अब सुदृढ़ हो चुकी है, वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, तो उससे भारत को फायदा होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ओएनजीसी को दिया तगड़ा झटका। पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के उस पार देखिए सरकार की गांव का चेहरा बदलने की क्या है तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने ओएनजीसी को तगड़ा झटका देते हुए पन्ना मुक्ता ताप्ती गैस फील्ड मामले में आर्बिट्रेशन की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को इस मामले में दखल नहीं देने का निर्देश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला सरकार, आर्बिट्रेशन, आरआईएल, ब्रिटिश गैस और सरकार के बीच का मामला है और इसमें ओएनजीसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने साफ किया है कि पीएमटी मामले में कोई तीसरी पार्टी दखल नहीं दे सकती है। गांव में शहरों वाली सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बनाई गई श्यामा प्रसाद अर्बन मिशन को सरकार कल मंजूरी दे सकती है। कल इस मुद्दे पर कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मिशन के तहत सड़क, बिजली, पीने का पानी जैसी जरूरी सुविधाएं गांव में मुहैया कराई जाएंगी। इस योजना के तहत कुल 6,000 करोड़ खर्च करने की योजना है। इसके साथ ही चेक बाउंस के मामले में को जल्द सुलझाने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अथॉरिटी बनाने का भी प्रस्ताव सामने आ सकता है, जिसको मंजूरी मिल सकती है। सरकार खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। घरेलू इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी 10% तक बढ़ा सकती है। सरकार खाने के कच्चे तेल पर ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% कर सकती है, जबकि रिफाइंड तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 25% हो सकती है। सरकार के इस कदम से खाने के तेलों के दाम बढ़ने के आसार नहीं है। हाँ, इससे किसानों को फायदा जरूर होगा। बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की परेशानी दूर करने के लिए सरकार जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर देगी। साथ ही केंद्र और राज्य दोनों का इस मामले को गंभीरता से लेना जरूरी है। आई एम क्वाइट होपफुल दैट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग राइट द डिस्कॉम्स विल बी टेकन अप, विल बी अप्रूव्ड एंड टुगेदर विद द स्टेट्स वी शैल ऑल बी एबल टू इन द नेक्स्ट 2 or 3 years make the DISCOM distress a thing of the past. दूसरी तिमाही में एडवांस टैक्स के आंकड़ों से अच्छे संकेत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक येस बैंक ने दूसरी तिमाही में 310 करोड़ का एडवांस टैक्स का भुगतान किया है। पिछले साल इसी तिमाही के दौरान बैंक ने 238 करोड़ का एडवांस टैक्स चुकाया था। वहीं HDFC ने भी दूसरी तिमाही में 735 करोड़ का टैक्स भुगतान किया है, जो पिछले साल 810 करोड़ रुपए का था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से गुजरात देश का नंबर 1 राज्य है और गुजरात के उद्योग मंत्री सौरभ पटेल का मानना है कि इससे सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हमारे संवाददाता मनीष देसाई से एक्सक्लूसिव बातचीत में पटेल ने कहा कि राज्य अपनी कमियों को दूर करने पर काम करेगा।
जो रैंकिंग दी गई है इसमें एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो 75% मतलब डिस्टिंक्शन जिसको कह सके या टॉप पे रह सके, इस तरह का रहा है। गुजरात के लिए अब क्या चैलेंजेस होगी, कैसे वहां पहुंच सकते हैं? अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा बिकॉज ऑल द स्टेट्स विल बी मोर अलर्ट और एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, इन्वेस्टमेंट जो करने को आ रहे हैं उनको बेनिफिट होगा। सो पॉजिटिवली अगले सालों में चैलेंज हमारे लिए थोड़ी ज्यादा होगी। इसके लिए कोई खास पॉलिसीज बनाने का आयोजन कर रहे हैं, किस तरह से होगा ये? नहीं, ऑल डिपार्टमेंट्स हैव टू बी एक्टिव, नंबर 1। नंबर 2, अलर्ट रहना पड़ेगा। इफ देयर आर एनी माइनर करेक्शंस, हमको करेक्शंस इमीडिएटली करना पड़ेगा। अननेसेसरी हैरेसमेंट अगर किसी परमिशन देने में होता है तो वही निकाल देना पड़ेगा और फास्टेस्ट वे ऑफ हाउ इज गेटिंग हिज परमिशंस विल बी मॉनिटर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डिजिटल पेमेंट बिजनेस के लिए स्नैपडील की क्या है तैयारी, दिखाएंगे आगे। और महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वालों को मिलेगा ऑटो का लाइसेंस। पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स के बाद अब स्नैपडील की नजर डिजिटल पेमेंट बिजनेस पर टिकी हुई है। ग्राहकों को लुभाने और उनकी सहूलियत बढ़ाने के लिए शॉपिंग पोर्टल स्नैपडील ने खुद का मोबाइल वॉलेट लॉन्च कर दिया है। करीब 8 करोड़ 70 लाख यूजर्स इस डिजिटल वॉलेट का फायदा उठा सकेंगे। स्नैपडील के फाउंडर और सीईओ कुणाल बंसल ने बताया कि मोबाइल वॉलेट के जरिए ग्राहकों को न सिर्फ आसान बल्कि सुरक्षित शॉपिंग करने का अनुभव मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्नैपडील डिजिटल पेमेंट बिजनेस में नंबर 1 प्लेयर बनना चाहती है। With the launch of this wallet, we are very, very clear. The way we build the number 1 marketplace in India, now we're going to build the number 1 digital payments business in India also. One of the advantages of having a wallet instrument is that consumers have a very easy and secure checkout experience. What that does is increases loyalty with the platform. Not only with Snapdeal, but also with any of the third-party merchants to whom we will offer the free charge wallet. And I think that loyalty and retention and ease of payments is going to be the key driver of why free charge wallet will be very successful. ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट्स और कंपनियों के मुताबिक स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स फर्म्स में काम कर रहे औसतन 30% से ज्यादा मिड लेवल कर्मचारी हर साल अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। मैनेजरियल लेवल पर यह आंकड़ा औसतन 10% है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला जैसी कंपनियों में भी सीनियर और जूनियर लेवल पर लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक चिंता की बात यह है कि हाल ही में मुंबई की 2 बड़ी स्टार्टअप्स ने लोगों की छटनी की है। Housing.com ने 200 और टाइनी हॉल ने 100 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन से सेक्टर में ऐसा होने के आसार ज्यादा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं टीम लीज की ऋतुपर्णा चक्रवर्ती। स्वागत है आपका आवाज एट 9 पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे कि पिछले 2-3 महीनों में हमने बड़े पैमाने पर कुछ स्टार्टअप से लोगों को नौकरी छोड़ते हुए देखा है। कुछ जगहों पे तो लोगों की छटनी भी हुई है। क्या ये आम एट्रिशन से ज्यादा नहीं है? कई सारे वजह हैं जिस वजह से एट्रिशन हो रही है। नंबर 1 है कि बहुत सारे बच्चे, यंग पीपल स्टार्टअप्स ज्वाइन करते हैं बिकॉज दे सोल्ड टू अ ड्रीम। एक एक्सुबरेंस है, अपने हिसाब से काम करने को मिलेगा, फ्रीडम होगा, क्रिएट करने को मिलेगा। बट सूनर और लेटर द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू ग्रो। बहुत जल्द प्रोसेसेस आ जाते हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो करना होता है जो बहुत लोगों के लिए बहुत लोग के माइंडसेट से मैच नहीं करता है, जिस वजह से वो लोग छोड़ के जाने लगते हैं जैसे कंपनी थोड़े बड़े होने लग जाते हैं। स्टार्टअप्स एक और वजह है जब बहुत सारे एट्रिशन होने लगता है। ये स्टार्टअप्स बड़े बड़े कंपनियों के लिए ट्रेंड बच्चे या यूथ मिलने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। तो ये कुछ बच्चे जो स्टार्टअप्स में मानिए 6 महीने काम कर चुके हैं, ये बड़े बड़े कंपनियों के लिए बहुत ही सही टैलेंट होता है। तो इनको मोटी मोटी सैलरी देके कभी कभार ये लोग पोस्ट हो जाते हैं और दैट्स वन ऑफ द रीजंस एट्रिशन हैपेंस।
ऋतु, अगर हम Housing.com और टाइनी आउल का उदाहरण लें तो इन्होंने पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की छटनी की है। क्या अपनी कंपनी को लीन दिखाने के लिए ये मैन पावर को कम कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। आप अगर किसी को भी वू करने की कोशिश कर रहे हैं या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और इस वजह से यू हैव टू मेक योरसेल्फ लुक फिट। आपका बैलेंस शीट फिट लगना चाहिए, आपका कहीं पे भी कोई भी ऐसा कॉस्ट कॉम्पोनेंट जरूरत से ज्यादा फैट या जरूरत से ज्यादा भारी नहीं दिखनी चाहिए। और आजकल इन्वेस्टर्स पैसा डालने से पहले ये सब चीजें अच्छी तरह से छानबीन करके इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत जरूरत से ज्यादा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग हैं, स्पेशली टेक स्टार्टअप्स में, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ये बताएं कि आखिर में ये अब वो लोग जो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं, उन्हें इसे देखकर इन्हें कैसे देखना चाहिए, किस माइंडसेट के साथ अब वो काम करें? उनको ये सोच के चलना चाहिए कि हम इस नौकरी में हैं सीखने के लिए। हम जितना हो सके जितने सारे नए डोमेन, जितने सारे नए एरियाज में अपना एक्सपर्टीज बना सकते हैं करें, क्योंकि पहले से ही सोच लेना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ 5 साल रहूं या 10 साल रहूं। सोच यही होना चाहिए कि आगे जो भी हो, वेदर आई स्टे और आई डोंट, सीख के जाऊंगी और जाऊंगा, एंड आई एम श्योर आई विल गेन फ्रॉम इट। तो ये माइंडसेट पहले से ही होना चाहिए। आई थिंक वैसे ही जब आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो, आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक रिस्क एसोसिएटेड होता है। बिल्कुल, शुक्रिया ऋतु हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दिखाएंगे योजना आयोग के पूर्व सदस्य अरुण मायरा से आवाज संपादक संजय पुगलिया की खास बातचीत। योजना आयोग के पूर्व सदस्य अरुण मायरा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ईगो की वजह से ही जीएसटी बिल रुका हुआ है। अरुण मायरा का ये आरोप इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि वो मनमोहन सरकार में योजना आयोग के सदस्य थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है खास मुलाकात, एक बेहद खास मुलाकात श्री अरुण मायरा से, जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे पिछली यूपीए सरकार में और हमारी पब्लिक लाइफ में जाना पहचाना नाम है। सर, आपकी किताब का नाम है एन अपस्टार्ट इन द गवर्नमेंट। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी क्या जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है इस देश की तरक्की कैसे हो और उसमें जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कैसे बर्ताव कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है और वो तरक्की के रास्ते में रुकावट है या इसको बढ़ा रहे हैं। आपकी किताब गवर्नेंस के सारे एस्पेक्ट से बहुत गहराई से डील कर रही है। आप ये बताएं कि इस देश में जिस तरीके का पॉलिटिकल व्यवहार चल रहा है वो कितना बड़ा हिंड्रेंस है ग्रोथ के रास्ते में। जी संजय जी, इट इज नॉट ओनली एट द पॉलिटिकल लेवल दैट वी गॉट सो मच संघर्ष, इतना संघर्ष हो रहा है, इतनी कंफ्यूजन है, संघर्ष है, सिर्फ पॉलिटिकल लेवल और दिल्ली और पार्लियामेंट में नहीं है। हमारी जब हम देख रहे हैं, हम गुड़गांव में हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, हम देख रहे हैं एक एजेंसी ये काम कर रही है, दूसरी एजेंसी उसके काम में रुकावट डाल रही है, सिटीजन्स का कोई फायदा नहीं हो रहा है। दिस कंफ्यूजन एंड संघर्ष इज एट ऑल लेवल्स, हमारी सिटीज में भी है, स्टेट की गवर्नेंस में भी है और सेंटर में भी है। तो हमारी किताब में यही ख्याल था कि अगर हमको देश को बढ़ाना है जिससे सब सिटीजन का फायदा हो, हमको ये सीखना पड़ेगा कि हम कोऑपरेशन से, सहयोगिता से कैसे काम कर सकते हैं और क्या तरीके हैं हम बाहर के देशों से ला सकते हैं। उनमें भी डेमोक्रेसी है, उनमें भी लाउड मीडिया है, पर वो मिलके काम करते हैं। जर्मनी अच्छी एग्जाम्पल है, स्वीडन। तो हम ये ऐसे एग्जाम्पल लाए प्लानिंग कमीशन में कि ये तरीके, ये मेथड्स ये इंडिया में अप्लाई करने चाहिए जिससे सबका फायदा होगा। ये मेथड सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी एक दूसरे से मिलकर काम नहीं करती हैं, कोऑपरेशन में भी बिजनेस एसोसिएशन एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। तो कोऑपरेशन, हम आगे हैं, हमारी सुनिए,
जी, तो कॉपरेशन और कंसेंसस, अगर ये दो कसौटियों पर अभी का जो माहौल है सरकार का और विपक्ष का, इनके बीच में जो बातचीत है या बिल्कुल बातचीत बंद है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो हमें दुख हो रहा है कि ये एग्जाम्पल है, एक्सट्रीम हो गया है कि बिल्कुल ऊपर ये दो पार्टियां शायद कह रही हैं कि आपने नहीं किया, वो हमारा ख्याल था, हाँ, कि हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये सब यही बात बन जाती है, किसको क्रेडिट दिया जाए और किसको ब्लेम किया जाए। तो हम इसी में रह जाते हैं कि नहीं, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, मैं आपसे मिलकर काम नहीं कर सकता हूं। ये हम जो कह रहे हैं ये डिपार्टमेंट्स में भी हो रहा था, हम देख रहे थे। एक फाइल मिनिस्ट्री लिखती है अपनी फाइल पे कि वो दूसरी मिनिस्ट्री का ख्याल बिल्कुल गलत है, वो जवाब देती है कि आप बिल्कुल बेवकूफ हैं, आपके ख्याल गलत हैं। ये मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन पीछे रह रहा है? हमारा देश रह रहा है पीछे। सर ये बताएं, मैं नहीं चाहता हूं कि नहीं हो रही है। आपने किताब बड़े अच्छे इरादे से लिखा है, मैं नहीं चाहता हूं कि उस पर कोई विवाद हम पैदा करें, लेकिन आपके जो अनुभव हैं उसके मुताबिक क्या मैं ये कंक्लूजन निकालूं कि आज की सरकार जो बहुत क्रेडिट ले रही है, आप कह सकते हैं पलट करके कि ये तो हमारे वक्त में हुआ था, लेकिन आपके वक्त में अगर हुआ था तो लागू क्यों नहीं हुआ? उस वक्त की सरकार और उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप आज जो इतना मलाल दिखाती है या इनको कहती है कि आप तो फीता काट रहे हैं, ये हमने किया था, ये तो गलत बात है सर। आपकी सरकार कर लेती उस वक्त। बिल्कुल। तो आई से जी पहली सरकार थी, दे कैन टेक क्रेडिट के आइडियाज हमारे थे, बट दे कैन नॉट टेक क्रेडिट के इम्प्लीमेंट जी हमने नहीं किया। दे कांट टेक क्रेडिट फॉर दैट। ये नई सरकार शायद यही कह सकती है कि यस वी कैन नॉट टेक क्रेडिट, आइडिया की क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, बट डेफिनेटली हम क्रेडिट लिए ले सकते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दोनों को क्रेडिट हम दे सकते हैं। देश का भला हो जाएगा। आपने आइडिया बनाया, जो उसके बाद जैसे रिले रेस में होता है, तो आपने हमारा आइडिया लिया और आप आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सब हमारा फायदा हो गया है। अभी जिस सरकार को दोनों को हम क्रेडिट दे सकते हैं। अभी जिस सरकार को आप वॉच कर रहे हैं 15 महीनों से, जो नई सरकार बनी है, बिग पॉलिसी और बिग आइडियाज के लेवल पे आपने इसमें नया डायरेक्शन क्या देखा? कौन सी वो एक बड़ी चीज है जो आपने इनको करते हुए देखी? संजय जी, द फर्स्ट बिग थिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की थी, उन्होंने 15 अगस्त लास्ट ईयर, पिछले साल में यही कहा था कि वो देख रहे हैं कि दिल्ली में आके कि इतनी संघर्ष है मिनिस्ट्रियों के अंदर, और वो कह रहे थे सब लोग मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को कहा कि हम उसको बंद कर रहे हैं। ये प्लानिंग कमीशन ऊपर से बैठ के सब लोगों को बजट दे रही थी, सबकी स्कीम को अप्रूव या डिसअप्रूव कर रही थी। ऐसे देश नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा हम सोचेंगे कि इसकी जगह कैसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। तो एक बड़ा आइडिया उनका यही था कि हमें ये जो कह रहे हैं नीति आयोग बनाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि हम जो कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन के अंदर ही नीति आयोग का आइडिया आया था और मोदी जी ने लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये बॉडी जो उन्होंने अनाउंस किया जी, उसके बाद थोड़ा टाइम ले रहे हैं मेंबर्स अपॉइंट करने में। उस बॉडी के जो अंदर के लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, उनको थोड़ा राइट साइज करना, अपनी कार्डों में वापस भेजना वगैरह, ये हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। जिस सहयोग की बात कही है अपनी किताब में, बड़ा जोर दिया है, उस यार्डस्टिक पे अगर हम लैंड और जीएसटी, इन दो मुद्दों को उठा करके आपसे ये पूछें कि इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, पूरे ग्रोथ के लिए सबसे दो जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। जीएसटी ऐसा है कि एवरीवन इज क्लियर। जीएसटी में 6-7 साल शायद लगे हैं, बहुत कंसल्टेशंस हुई हैं। हमारी जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स की कमिटीज थी, काफ़ी हो गई हैं। हर एक पार्टीज के फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट के उनके चेयरमैन बने हैं, तो काफ़ी कंसेंसस है। तो उसमें हम यही देख रहे हैं कि दिस इज बिकमिंग एन ईगो प्रॉब्लम, कि हम आपको नहीं करने देंगे। जो आपकी गवर्नमेंट है, पहली गवर्नमेंट कह रही है कांग्रेस कि हम आपको नहीं करने देंगे। दिस इज बैड, ये तो ईगो प्रॉब्लम है। जो लैंड की बात है, दिस इज अ लिटिल बिगर प्रॉब्लम, कि लैंड में जो पहली गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी, बड़ी सोच से बनाई थी कि वी हैव टू कंसल्ट विद द पीपल अफेक्टेड, जिनका लैंड है, जिनकी जमीन है, जो जमीन पे काम कर रहे हैं। वी हैव टू कंसिडर कि उनके ऊपर क्या असर होगा, ये लैंड को लेने के बाद क्या असर होगा। और दैट इज वाई दोज टू प्रोसेसेस,
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट प्रोसेस और सोशल इम्पैक्ट प्रोसेस और परमिशंस ऑफ पीपल वो बिल्कुल ठीक करेक्ट थी। और ये लोग घबरा रहे हैं इंडस्ट्री वाले कि उनमें बहुत टाइम लगता है कंसल्टेशन करने में, पूरा सिस्टम्स इफेक्ट देखने में, इसलिए वो कह रहे हैं dispense with it. This is not the right solution. Those are necessary. We have to learn how to do the consultation and the collaboration quickly, effectively. तो वही तो हम कह रहे हैं, वो हमारे ख्याल से कि this country needs to learn कि हम सहयोगिता से कैसे काम कर सकते हैं और वो सहयोगिता consensus जल्दी बने। टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं ऐसी प्रोसेसेस के लिए, और वो भी लैंड रिफॉर्म में लानी चाहिए। ये बहुत ही जिसको कहा जाए विजडम से भरा हुआ बिल्कुल निष्पक्ष सा एनालिसिस आपका। सर, इस किताब के लिए आपको बहुत मुबारकबाद और बहुत शुभकामनाएं, और आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू संजय। और महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वालों को मिलेगा ऑटो का लाइसेंस। पूरी खबर आपको देंगे ब्रेक के बाद। और अपनी जिंदगी और काम को कैसे बनाएं आसान और मजेदार, अपर्णा पीरामल की नई किताब की पूरी डिटेल देखिए इस ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र सरकार ने एक और विवादित फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि 1 नवंबर से सिर्फ मराठी बोलने वाले को ही ऑटो रिक्शा का परमिट मिलेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राउत ने इसका ऐलान किया है। 1 नवंबर से मुंबई में 1 लाख नए ऑटो रिक्शा लाइसेंस जारी होने हैं और इस फैसले का खामियाजा उत्तर भारतीयों को भुगतना पड़ सकता है। इसकी वजह है मुंबई में बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय ऑटो रिक्शा ड्राइवर उत्तर भारतीय हैं। और आपका ऑफिस कैसा है, क्या वहां आप समय काटते हैं या वहां रहना पसंद करते हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है आपके लीडर्स ने जो तरीके अपनाए हैं उस पर। नए जमाने की कंपनियों में इस पर खास फोकस किया जा रहा है क्योंकि हम और आप अपनी कामकाजी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा ऑफिस में बिताते हैं। अपर्णा पीरामल ने अपनी नई किताब वर्किंग आउट ऑफ द बॉक्स में इस नए जमाने के कुछ खास लीडर्स की सोच और उनके काम करने के अंदाज को बारीकी से बताया है। हार्वर्ड से MBA कर BP अर्गो की CEO रही अपर्णा पीरामल पिछले कुछ साल से बड़ी और छोटी हर तरह की कंपनियों की वर्क प्लेसेस को बारीकी से देख रही हैं और इन कंपनियों के लीडर्स के स्टाइल्स को समझ रही हैं। अपनी नई किताब वर्किंग आउट ऑफ द बॉक्स में अपर्णा ने ऐसे ही कुछ लीडर्स के अनोखे स्टाइल्स के बारे में लिखा है। एजिलिटी है, क्राफ्ट्समैनशिप है, कोलैबोरेशन है, पोर्टफोलियो लाइव्स है, ये सब नई तरीके हैं जो आज के CEOs इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वर्क स्टाइल्स में, अपने पर्सनालिटीज पर। तो मैं जो कहना चाहती हूँ कि सिर्फ लीडरशिप के एक ही टेम्पलेट नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं है, अलग अलग तरह है और आपके पर्सनालिटी के ऊपर, आपके जो इंडस्ट्री है और आपका जो कंपनी है उसके ऊपर आप अलग अलग तरह के स्टाइल्स अपना सकते हैं। एक्सिस बैंक का खुला और इको फ्रेंडली माहौल लोगों को वहां काम करते समय शांत रखता है। वहीं गोदरेज जैसे ऑफिस खास ये ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि लोग क्रिएटिवली सोच पाएं और लगातार उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिले। इसी तरह कॉमली मीडिया जैसी मीडिया एजेंसीज में काम खत्म करके मस्ती करने के ऑप्शंस भी हैं और ये सब यहाँ के लीडर्स की सोच और उनके वर्क स्टाइल का नतीजा है। मुझे लगता है कि आज का वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि किसी एक व्यक्ति के पास सब आंसर्स तो रहते नहीं है, मगर अगर लोग बात करें, खुलेआम से बात करें जो उनके मन में है, तो हम लोग ट्रूली कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ आगे की सोच सकते हैं। We try to orient everything to help people be productive, actually. I mean, I think, you know, in a startup, you don't have any successful business running, so it's really about how do you reduce all the noise and the politics and everything else to help people be productive in achieving something, ideally. लीडर्स का मानना है कि लोग तभी आगे बढ़ेंगे जब आप उन्हें साथ लेकर चलेंगे। ऐसा करने के अंदाज भले ही अलग अलग हों, लेकिन मकसद एक ही होता है। लीडरशिप इज मेनी थिंग्स, but fundamentally it's about creating an aspiration and helping people to see the art of possible and rallying them to achieve that goal. मैं मेरे करीब ऐसे लोग रखता हूं जो हर विषय पे मेरे से ज़्यादा जानते हैं और उनकी मैं सलाह लेकर काम करता हूं, तो उससे बहुत मुझे फायदा हुआ है
और दूसरी ये बात है कि भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं जो अपने बिजनेस में है। अपर्णा की किताब इन लीडर्स की अलग अलग सोच और तरीकों से हमें वाकिफ कराती है और देश में उभर रहे लीडरशिप के नए चेहरे को सामने लाती है। शिवानी घरत, मुंबई। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।